नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC110 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा कंपनी की वाणिज्यिक नीतियां और भारतीय व्यापार। बेसिकली इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि शुरुआत में भारत से व्यापार करने की नीति से आई थी, और कैसे वो धीरे धीरे एक प्रशासकीय कंपनी बन गई। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कंपनी का ढांचा कैसे था, यानी कंपनी का निर्माण किस प्रकार से किया गया था। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की अन्य कंपनियों से कैसे अलग थी। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ढांचा कैसा था। तो इससे पहले हम पैराग्राफ से पढ़ें, उससे पहले मैं अपने शब्दों में इस पैराग्राफ को समराइज कर देता हूँ आपके लिए, ताकि समझने में आसानी हो। तो देखिए, दो टाइप की कंपनियाँ होती हैं। एक कंपनी ऐसी होती है जिसका एक ही बंदा मालिक होता है, जबकि एक कंपनी ऐसी होती है जिसमें कि बहुत सारे लोग मिलकर अपनी अपनी हिस्सेदारी करते हैं और उनके अपने अपने शेयर्स होते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी कंपनी थी जिसका कोई एक मालिक नहीं था, बल्कि इसमें बहुत सारे शेयर धारक थे जिन्होंने इसमें अपने शेयर लगाए थे। उसका रीज़न ये था, जब हम एक बड़ी कंपनी खोलते हैं, एक बड़ी कंपनी बनाते हैं, तो उसमें इतनी ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ती है कि उतनी ज़्यादा पूंजी किसी एक व्यक्ति के लिए लगाना असंभव सा रहता है। और जब हम उस टाइम की बात करते हैं, सन 1600 की बात कर रहे हैं, यानी कि आज से लगभग हम 422 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो हम 422 साल पुरानी जब बात करें तो उस टाइम इतनी ज़्यादा पूंजी किसी एक व्यक्ति के पास होना बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया, तो इंग्लैंड के जो उस समय धनी सौदागर थे, उन सभी ने क्या करा, इस कंपनी में पैसा लगाया, क्योंकि उनको एक आस थी कि इसमें से प्रॉफिट मिल सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ढांचा कैसा था? ये ढांचा किसी एक व्यक्ति के आधार पर नहीं खड़ा किया गया, बल्कि इस कंपनी में विभिन्न शेयर धारकों ने अपनी अपनी पूंजी लगाई थी। तो चलिए अब जानते हैं कि पैराग्राफ क्या कहता है। तो सबसे पहले पैराग्राफ ये कहता है कि जब हम आजकल जितने भी व्यावसायिक उद्यमों की बात करते हैं, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करते हैं, जो कि स्टॉक और शेयर्स की बिक्री सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि बड़े पैमाने पर पूंजी को इकट्ठा किया जा सके, जिस पूंजी की जरूरत उस उद्योग को लगाने के लिए है। ऐसे में जो ये संयुक्त स्टॉक कंपनियां होती हैं, ये कंपनियां उन कंपनियों से अलग होती हैं जिनका मालिक सिर्फ एक ही होता है। तो यानी कि दो टाइप की कंपनियां हो गई, एक ऐसी कंपनी जिनका मालिक एक होगा, और एक ऐसी कंपनियां जिनके पर बहुत सारे लोग शेयर लगाएंगे, जिन्हें हम संयुक्त स्टॉक कंपनियां कहेंगे। आजकल स्टॉक मार्केटिंग वैसे भी बहुत ट्रेंड में, आप जान रहे हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये बात जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ते हैं तो हमें 422 साल पुरानी बात लगती है। तो ऐसे में इन स्टॉक कंपनियों की क्या विशेषता थी? तो ये माना जाता है कि स्टॉक कंपनियों की पहली विशेषता तो ये थी कि इसमें जो पैसा इकट्ठा किया जाता था, ये विभिन्न स्रोतों से पैसा इकट्ठा किया जाता था, विभिन्न शेयर धारकों से पैसा इकट्ठा किया जाता था। फिर ऐसे में कंपनी के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता था। परिणाम था, बहुत सारे लोग इसमें हिस्सेदारी करते थे। अच्छा, इतनी सारी पूंजी की ज़रूरत क्यों होती थी? इतनी सारी पूंजी की ज़रूरत उस समय इसलिए थी क्योंकि पहले जहाज़ों को पूरा का पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाकर आना पड़ता था। तो ऐसे में ब्रिटेन से, यानी कि यूरोप से होते हुए, फिर अफ्रीका महाद्वीप होते हुए, तब हिंद महासागर में वो जहाज़ आएंगे। इसके साथ साथ कितने लंबे समय की यात्रा होगी, सैनिक सुविधाओं को भी रखना पड़ेगा, कई बार युद्ध भी लड़ने पड़ते थे। तो ऐसे में खर्चे के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती थी। तो ऐसे में ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया जो आशावादी व्यापारी थे, और इन सभी आशावादी व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। जितना भी मैंने यहाँ पर बताया, जो भी वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी का स्वरूप पहले की अपेक्षा अधिक सक्षम था, अधिक उच्चतर था। कई बार जहाज डूबने की आशंका बनी रहती थी, कई बार युद्ध की आशंका बनी रहती थी। ऐसे में ऐसे इन्वेस्टर्स की जरूरत थी जो लंबे समय तक प्रतीक्षा कर सकते हों। और ऐसे में फाइनली सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। प्रारंभ में लंदन के कुछ धनी सौदागर ने ईस्ट इंडिया कंपनियों में शेयर लगाया, लेकिन आगे चलकर छोटे छोटे सौदागर भी, छोटे छोटे शेयर धारक भी इसमें भाग लेने लगे, और इसका ना नया नाम रखा गया, वो रखा गया नई यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ द ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज 1708। लेकिन इसे नाम से जो जाना गया वो पुराने नाम से जाना गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के। यानी कि पहले इसका नाम क्या रखा गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सन 1600 में। लेकिन जब आगे चलकर छोटे छोटे शेयर धारकों ने इसमें पैसा लगाया, तो इस कंपनी का नाम क्या बदल दिया गया, तो द मर्चेंट ऑफ द ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। लेकिन इसे नाम से किससे जाना गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के।
तो आई होप से ये पैराग्राफ आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ढांचा कैसे था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ढांचा कैसे था, तो ये एक संयुक्त स्टॉक कंपनी थी जिसमें विभिन्न शेयर धारकों ने हिस्सा लिया था। कारण क्या था, क्योंकि कंपनी को पैर जमाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत थी और वो पैसा किसी एक व्यक्ति के लगाने की बस की नहीं थी। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने शेयर इस कंपनी में लगाए और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ताकि भविष्य में उन्हें फ़ायदा हो सके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली विशेषता थी उसका संयुक्त ढांचा। ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी विशेषता थी उसका एकाधिकार का होना। तो सबसे पहले मैं एकाधिकार शब्द के बारे में बताता हूँ आपको। देखिए, एकाधिकार शब्द का अर्थ है कि केवल एक ही कंपनी व्यापार करेगी। यानी कि देखिए, ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनियां होंगी, लेकिन ब्रिटेन से भारत में कौन सी कंपनी व्यापार करेगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। ब्रिटेन की और कोई कंपनियां भारत में आके व्यापार नहीं कर सकती। जैसे कि मान लीजिए हमारी सरकार किसी एक कंपनी से कह दे कि केवल वही अब व्यापार कर सकती है कुछ देशों में, बाकी जैसे रिलायंस इंडस्ट्री को वो कह दे कि रिलायंस इंडस्ट्री केवल अफ्रीका से व्यापार करेगी और कोई नहीं, तो ऐसे में हम कहेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री को एकाधिकार मिल गया। तो इसी टाइप से ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनियां थीं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत और पूर्व की ओर व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया और बाकी सारी कंपनियों को इस चीज़ की मनाही थी। अब आप कहेंगे भाई ऐसा क्यों, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों करे व्यापार, ब्रिटेन की और कोई कंपनी क्यों ना आए। तो उसका रीज़न ये था क्योंकि उस समय ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन के राज दरबार में ऐसे लोग थे जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया था। तो ऐसे में वो ये चाहते थे कि भविष्य में फ़ायदा भी सिर्फ ही नहीं हो और किसी व्यक्ति को इसका फ़ायदा ना हो, इसलिए कंपनी को एकाधिकार मिलना चाहिए। तो अब देखते हैं आपकी किताब क्या कहती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी विशेषता ये थी कि इंग्लैंड की सरकार ने इसको एकाधिकार दिया। ये एकाधिकार क्यों दिया गया? एकाधिकार का मतलब ये है कि भारत और हिंद महासागर के और जो आगे के पूर्व के देश हैं, चीन तक होने वाला जो व्यापार है वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ये कंपनी को अधिकार महारानी एलिजाबेथ ने दिया और बाद में जितने भी अन्य सम्राट आते गए वो कंपनी के इस एकाधिकार को बढ़ाते गए। कंपनी को एकाधिकार इसलिए दिया गया क्योंकि वाणिज्यवादियों के विचारों का प्रभाव था। इनका ये विश्वास था कि विदेशी व्यापार से धन देश में लाया जाए और देश को समृद्ध बनाने का बढ़ावा दिया जाए। ऐसे में दूरस्थ देशों के साथ क्या होना चाहिए, एकाधिकार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसी भी कंपनी को ये ना लगे कि उनके साथ कंपटीशन है। ऐसे में इन्वेस्टर्स को ये सुनिश्चित किया गया कि प्रॉफिट आपको ही होगा, आप बस शुरू में क्या लगाइए, पैसे लगाइए। दूसरी बात ये थी कि भारत में व्यापार करने वाले जो धनी सौदागर थे ये सब ब्रिटिश राज दरबार में काफ़ी प्रभावशाली थे। तो ऐसे में इन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए सरकार की नीतियों को प्रभावित किया। इन सब का परिणाम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का एकाधिकार मिल गया और इसके लिए एक चार्टर बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया, यानी कि लिखित रूप से ये चीज़ सुनिश्चित की गई कि हाँ भाई, आने वाले समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ही इतने इतने साल के लिए क्या करेगी, अकेले व्यापार करेगी और कोई कंपनी उसको प्रतियोगी कंपनी के रूप में नहीं आएगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अब तक हमने कितना पढ़ा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हमने पढ़ा ये ढांचा कैसे था, और दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि भारत से व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया गया। आगे चैप्टर में एकाधिकार बनाम मुक्त व्यापार की बात की गई है। देखिए, एकाधिकार शब्द तो आपने समझ लिया, अब मुक्त व्यापार क्या होता है? देखिए, मुक्त व्यापार होता है कि आपको टैक्स से राहत दी जाए, कोई रोक टोक ना हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आएगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट आते ही ना व्यापार करने नहीं लग जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत सारी समस्याएं आएंगी। पहली समस्या तो उसके सामने ये आएगी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी तो भारत में पहले से ही पुर्तगाली मौजूद होंगे, फ्रांसीसी मौजूद होंगे, डच जो है वो मौजूद होंगे। तो ऐसे में कंपनी का एक और तो इनसे युद्ध चलेगा कि इन सबको भारत से खदेड़ दिया जाए। तो ऐसे में कंपनी के लगातार युद्ध होंगे, पुर्तगालियों से युद्ध होंगे, डच से युद्ध होंगे और फिर फ्रांस से भी युद्ध होंगे, यानी कि फ्रांसीसी सेना से भी युद्ध होंगे। दूसरी तरफ कंपनी की समस्या ये थी कि कुछ लोग कंपनी के साथ जो लोग आए थे, इन्होंने कंपनी का साथ तो व्यापार किया ही किया, लेकिन अपने निजी व्यापार भी खोल लिए भारत में आने के बाद। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो कर्मचारी आए थे इंग्लैंड से, उन लोगों ने यहाँ आके अपना निजी व्यापार करना भी शुरू कर दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो बाहर से समुद्री यात्राएं कर करके भारत की ओर आए थे, वो भी अपना व्यापार कर रहे थे। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब वो भारत आई। तो चलिए अब देखते हैं हमारा पैराग्राफ क्या कहता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो बड़े बड़े मैनेजर थे, बड़े बड़े मैनेजमेंट को देखते थे, बड़े बड़े प्रबंधक थे, इनकी बॉडी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कानून बनाता था
और सन 1813 तक कंपनी का एकाधिकार बना रहा। यानी कि जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी तो तब से लेकर 1813 तक यानी कि लगभग 213 सालों तक कंपनी का एकाधिकार बना रहा। लेकिन इस एकाधिकार को बनाने के लिए, इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए इन्हें बहुत सारे संघर्ष भी करने पड़े और ये कोई आसान कार्य नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी कंपनी के साथ साथ अपना व्यक्तिगत व्यवसाय भी स्थापित कर लेते थे, जो कि मैंने बताया। लेकिन जो ये निजी व्यापार होता था ये कंपनी के व्यापार से ज़्यादा लाभदायी नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारा पहला एम क्या होगा कि हमारा मेन प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए, कंपनी को। कंपनी के प्रॉफिट के बाद ही आप अपने प्रॉफिट के लिए कार्य कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे सौदागर भी थे जो व्यापार के लिए भारत आए थे, जिसकी बात मैंने बताई थी। इन्हें मुक्त सौदागर कहा जाता था, यानी कि बिना अधिकार के ये लोग व्यापार करने आ चुके थे। तो ये सारी चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी की राह में क्या थी, समस्याएं थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे ये व्यक्तिगत व्यवसाय करते थे और इनकी समस्या ये थी कि भारत में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे, जितने भी बड़े बड़े कर्मचारी थे, ये स्वयं को इस बात की आज्ञा नहीं देते थे क्या कि कंपनी के डायरेक्टरों द्वारा व्यक्तिगत व्यापार को रोकने के लिए निर्देशिका को कठोरता से लागू किया जाए। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये नियम तो बनाया कि कोई बंदा निजी व्यापार ना करे, लेकिन उसे कठोरता से लागू नहीं किया। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्या था। कंपनी के जितने भी कर्मचारी आते थे ना, इनका वेतन इतना ज़्यादा नहीं था। इन बेचारों का खर्चा तो बहुत ज़्यादा होता था और वेतन बहुत कम था। इसलिए इन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए निजी व्यापार करना शुरू करा भारत में। और धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये समृद्ध होते गए। जब ये लोग इंग्लैंड में लौटेंगे ना तो इनकी संपत्ति इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इंग्लैंड के बाकी लोग इनसे जलने लग जाएंगे और वो सोचेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ज़्यादा कमा रही है। इसके अलावा ये लोग ना अपने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे, जिसकी वजह से भारत के राजाओं, खासतौर पर बंगाल के राजा और कंपनी के बीच में विवाद होने लगा। जब हम मुक्त सौदागरों की बात करते हैं तो इनका उद्देश्य ये था कि वो अपने व्यापार का प्रचार प्रसार करें। और अपने व्यापार का प्रचार प्रसार किसकी कीमत पर करें, कंपनी की कीमत पर। यानी कि जो मुक्त सौदागर आए थे, जो और लोग यात्रा करके आए थे समुद्र की, कहाँ पर, भारत में, ये इस टाइप से व्यापार कर रहे थे कि जितने अधिकार कंपनी को मिले हुए उतने ही अधिकार इन्हें भी मिले। जिसके परिणाम से क्या हुआ, कंपनी ये बात सहन नहीं कर पाई। हालांकि ये कर्मचारी जो थे ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी थे, इसलिए कंपनी कुछ हद तक इन्हें सहन भी करेगी। लेकिन आगे चलकर कंपनी जब चार्टर एक्ट बनाएगी, कानून बनाएगी, तो उसमें वो एक कानून ये बना देगी कि कोई भी बंदा अब निजी व्यापार नहीं कर सकता, भारत के लोगों से उपहार भी नहीं ले सकता। मुक्त सौदागर अपना सारा धन हालांकि इंग्लैंड ही भेजते थे, लेकिन इन मुक्त सौदागरों से कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होता था, इनसे इन्हें निजी फ़ायदा होता था। आगे चलकर इंग्लैंड की संसद एक कानून बनाएगी और इस कानून के माध्यम से सबसे पहले तो ये कहेगी कि इनमें से कोई भी बंदा अब अपना निजी व्यापार नहीं करेगा और 1813 में जाके कंपनी के एकाधिकार को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। अब बात यह आती है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कंपनी के एकाधिकार को क्यों ख़त्म किया गया। तो कंपनी के एकाधिकार को ख़त्म इसलिए किया गया क्योंकि आगे चलकर जो ब्रिटेन की संसद थी, ब्रिटेन के जो राजदरबार थे, उसमें ऐसे लोग शामिल हो गए जो कंपनी के खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि इससे सिर्फ कंपनी के लोगों को ही फ़ायदा हो रहा है, बाकी ब्रिटिश को इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। ऐसे में बाकी कंपनियों को भी भारत में भेज देना चाहिए ताकि उनका ये फ़ायदा हो। तो ऐसे में इंग्लैंड के अंदर की राजनीति ऐसी हो गई कि हर एक बंदा भारत से प्रॉफिट लेना चाहता था। वो सब भारत को लूट का एक ऐसा क्षेत्र मानते थे कि भारत को जितना ज़्यादा लूट सको लूट लो। ऐसे में सन 1813 में एक कानून आएगा और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म हो जाएगा और फाइनली बाकी सारी कंपनियां भी भारत की ओर व्यापार करने आएंगी। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी नहीं रहेगी, बल्कि वो देश का प्रशासन चलाएगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1857 तक यानी कि 1857 तक देश का शासन चलाएगी। फिर 1857 में क्या हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, जो कि अगले चैप्टर में बताया गया है। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर सीधे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का शासन भारत में शुरू हो जाएगा। तो अब तक चैप्टर में जो प्रश्न बना है वो ये बना है कि संयुक्त स्टॉक कंपनी के क्या लाभ हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बना है कि व्यापार के एकाधिकार से आप क्या समझते हैं, और भारतीय व्यापार पर कब्जा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन किन चुनौतियों का सामना किया। इन तीनों ही प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। लेक्चर समझ में आ रहा है? कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे चैप्टर में यह बताया गया है कंपनी किस प्रकार का व्यापार हमारे यहाँ कर रही है। उससे बाद हमें बताया जाएगा कंपनी की राजनीतिक शक्ति के बारे में और
कंपनी की भारत के प्रति क्या नीतियाँ थीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो देखिए, हर एक व्यापार की एक ही प्रकृति होती है, कॉस्टिंग कम आए और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आए, यानी कि लागत कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जब हम यहाँ पर ये बात लिखी भी है कि जब हम पूंजीवादी व्यवसाय की बात करते हैं तो इसकी सिंपल सा रूल होता है कि सस्ता खरीदिए और महंगा बेचिए, कंपटीशन कम से कम हो और व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा फले फूले। तो यदि हमारा उद्देश्य सस्ता खरीदना है तो बाज़ार में सबसे पहले खरीदारों का कम होना ज़रूरी है। तो जितने ज़्यादा बाज़ार में खरीदार, जैसे देखो भाई, अगर मैं अकेला बंदा व्यापार कर रहा हूँ, यानी कि अकेले ही मैं सारा सामान खरीद रहा हूँ किसानों से, मान लो मैं फसल खरीद रहा हूँ और मान लो अकेला मैं ही खरीदने वाला हूँ, तो मैं किसानों से क्या कहूँगा, भाई मैं तो इतने में खरीदूंगा, देना हो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब किसानों के पास जब ऑप्शन ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, उन बिचौलियों को, उन दलालों को ही क्या करेंगे, सस्ते में देंगे। लेकिन अगर बहुत सारे लोग खरीदने वाले हों, अब वहाँ पर मोल भाव होगा, हो सकता है जो बंदा ज़्यादा पैसा दे उसे वो अपना सामान बेचेगा। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी यही चाहती थी कि वो क्या करे, अकेले खरीदने वाली एकमात्र कंपनी हो, तो इससे वो अपनी मनपसंद कीमत पर वो सामान खरीद लेगी। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला उद्देश्य ये था कि बाजार में खरीदार कम हो, तो वो अकेले सामान खरीदेगी और जितना मर्जी उस पैसे पे खरीद लेगी और जितना मर्जी महंगा उतना मर्जी महंगा बेचेगी। तो महंगा कब बेच पाओगे आप, जब बेचने वाले कम हो, और सस्ता कब खरीद पाओगे, जब खरीदने वाले भी क्या हों, कम। इसलिए कंपनी का सीधा सीधा संघर्ष होने लगा, सीधे सीधे कंपनी युद्ध जैसी स्थिति में आ गई, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी जब भारत में आएगी तो उसी समय पुर्तगाली भी होंगे और डचिस भी होंगे और फ्रेंच भी होंगे। तो इन परिस्थितियों में कंपनी ने क्या करा, युद्ध जैसे साधनों को अपनाया। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने इन सभी साधनों का भरपूर उपयोग किया, शक्ति का प्रयोग किया, कानूनों का प्रयोग किया, प्रतियोगों को अपने रास्ते से हटा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य व्यवसाय क्या था, वो क्यों आई थी भारत में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी मसालों के व्यापार के लिए, नील के व्यापार के लिए, सूती कपड़ों के व्यापार के लिए, क्योंकि यूरोप में उन दिनों इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि वो इन सामानों पर एकाधिकार कर ले और ये सारा वो यूरोप में जाके बेचे। तो 17वीं ये लोग यहाँ पर आते हैं और धीरे धीरे पता क्या करते हैं, एक छोटी छोटी फैक्ट्री लगानी शुरू कर देते हैं और फिर आगे चलकर उन्हीं फैक्ट्रियों की क्या कर देते हैं, किलेबंदी। तो 18वीं सदी में अंग्रेजों ने लगातार लाभ की स्थिति को प्राप्त किया, जिसके कुछ कारण लिखे हुए हैं। तो देखिए, यानी कि अंग्रेजों को इसका लाभ क्यों मिलता गया जबकि अन्य कंपनियों को इसका लाभ क्यों नहीं मिला? तो इसके 6 कारण बताए गए हैं आपकी किताब में। पहली बात तो ये थी कि जितनी दूसरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी उनकी शक्ति उतनी नहीं थी जितनी शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हमने पहले पढ़ लिया, बहुत सारे शेयरधारक लगातार पैसा लगाते रहे, जबकि जो दूसरे देश की कंपनियां थी, फ्रांस की बात की जाए, डचिस की बात की जाए, पुर्तगालियों की बात की जाए, तो उनके देश से इतना पैसा नहीं लग पाया जितना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारकों ने पैसा इसमें लगाया। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़े पैमाने पर सैन्य प्रणाली का उपयोग किया और साथ साथ कूटनीति का भी प्रयोग किया। तो पहली बात क्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन होने का, फ्रांसीसियों का शासन क्यों नहीं हुआ, डचिस का शासन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इन्वेस्टर्स थे वो अच्छे थे, पहली बात। दूसरी बात, राजा द्वारा उसे क्या दिया गया था, लीगल अथॉरिटी दी गई थी। तो ऐसे में दूसरी कंपनियों पर उसने सैनिक कार्यवाही करी, युद्ध किया और उसमें युद्ध में विजय प्राप्त की। तो इस वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हम पर शासन हुआ। दूसरी बात ये थी कि उस समय भारत में चल रहा था मुगल साम्राज्य का शासन। अब जो भारत में मुगल साम्राज्य का शासन चल रहा था तो औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी हुआ ही नहीं जिसने मुगल साम्राज्य के सम्मान को आगे बढ़ाया हो। तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चीज़ बहुत आसान हो गई कि उसने क्या करा, मुगल साम्राज्य के जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे तो ऐसे में जो बड़े बड़े सरदार थे उन सबको रिश्वत दी, बड़े बड़े सेनापतियों को रिश्वत दी, उन्हें लालच दिया और अपने अपने विशेषाधिकार ये करते गए, यानी कि फूट डालने की नीति शुरू कर दी। इसके अलावा जितने भी कारीगर थे, जितने भी किसान थे, उन्हें सस्ते दाम पर सामान का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया गया, उनका दबा के शोषण किया गया, उनको इस चीज़ के लिए मजबूर कर दिया कि वो उनके लिए कार्य करें। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की प्रकृति थी। इस तरीके से उसने भारत में अपने व्यापार को बढ़ाया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की प्रकृति क्या थी, अगर मैं समराइज़ करूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पर मसालों का व्यापार करने आई, नील का व्यापार करने आई, सूती कपड़ों का व्यापार करने आई। और ऐसे में उसका उद्देश्य ये था कि कम से कम कॉस्टिंग आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए, कम से कम लागत आए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आए। और इसके लिए उसने सबसे पहले क्या करा कि भारत में जितनी भी विदेशी कंपनियाँ थी उन सबके खिलाफ युद्ध की नीति अपनाई, सैनिक संधि की नीति अपनाई, राजाओं के साथ संरक्षण किया। इसके साथ साथ उसने क्या
करा, भारत के जितने भी राजा थे उनके कर्मचारियों को रिश्वत दी, उन्हें भड़काने की कोशिश करी और फिर धीरे धीरे करके उसने भारतीय समाज पर अपना कब्जा कर लिया और हमारे यहाँ के किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। तो ये कंपनी की क्या थी, ये कंपनी की एक सीधा सीधा उद्देश्य था कि मुझे इस टाइप से व्यापार करना है। अब कंपनी किस प्रकार से अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ावा देगी, तो देखिए, क्योंकि पहले ये समुद्र से ही आवाजाही हो सकती थी, समुद्री रास्ते से ही, ऐसे में कंपनी ने क्या करा, समुद्र के किनारे बड़े बड़े बंदरगाहों की स्थापना शुरू करी, बड़े बड़े पोर्ट की स्थापना शुरू करी जहाँ से माल की आवाजाही हो सके। अब ऐसे में इन्होंने जो भारत से सामान खरीदा उस सामान को रखने के लिए गोदाम टाइप से बनाने शुरू करे। अब धीरे धीरे वो गोदाम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में तब्दील हो गए। अब ये फैक्ट्रियाँ ना फिर धीरे धीरे पता क्या हो गई, ये फैक्ट्रियाँ नहीं रही, इन फैक्ट्रियों को किले के रूप में यूज़ किया जाने लगा, यानी कि वहाँ पर सेना रख दिया गई, वहाँ पर हथियार रख दिए गए। और इसके पीछे इन्होंने पता है कारण क्या बताया, कि हम तो अपनी सामान की समुद्री लुटेरों से रक्षा के लिए यहाँ पर हथियार कर रहे हैं, किलेबंदी कर रहे हैं। लेकिन इस किलेबंदी का उद्देश्य तो कुछ और था। धीरे धीरे करके इस यहाँ पर बड़ी बड़ी सेनाएं इकट्ठी करने लगे और ये छोटे छोटे राजाओं के खिलाफ युद्ध लड़ने लगे। और ऐसे में करके धीरे धीरे इन्होंने पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और हम ब्रिटिश कब्जे में आ गए। तो इस पैराग्राफ में हमें यही बात बताई जाएगी। तो हम 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात करें तो इन्होंने क्या करा, बड़े बड़े उत्पादन केंद्र बनाए, क्योंकि जितना भी स्थानीय सामान था वो कहाँ तक भेजना होता था, पहले वो समुद्र तक भेजना पड़ता था। फिर क्योंकि बड़े बड़े जहाजी बेड़ों से वो सामान फिर कहाँ भेजा जाता था, ब्रिटेन भेजा जाता था। तो ऐसे में बंदरगाह बनाना बड़ा ज़रूरी था। तो ऐसे में कंपनी ने क्या शुरू कर दिया, बंदरगाह बनाना शुरू कर दिया और बंदरगाह के पास फैक्ट्रियों की स्थापना करनी शुरू कर दी। तो 17वीं 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा में फैक्ट्री शब्द का अर्थ था कि किसी विदेशी कंपनी द्वारा विदेशी व्यापार के केंद्रों की स्थापना करना, यानी कि एक सेंटर बनाना कि हम यहाँ पर सारा सामान लाकर इकट्ठा करेंगे और यहाँ से बाकी जगह सामान दूसरी जगह जाएगा। तो उस समय बड़े बड़े व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री कहा जाता था और ऐसे में उनके लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जिन्हें सारी चीज़ों की जांच करनी है, सुरक्षा करनी है। और इन लोगों को कहा जाता था फैक्टर्स, जिसको बड़े पैमाने पर वेतन दिया जाता था। ये लोग क्या करते थे, ये लोग जितना भी सामान बेचना है उस सामान की भारत के लोगों से खरीदारी करते थे। तो ऐसे में हम इन्हें बिचौलिया भी कह सकते हैं। तो ऐसे में इन कंपनियों ने किले का निर्माण करना शुरू कर दिया। मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं और पेपर में हेडिंग टू हेडिंग सारी चीज़ें लगेंगी। जितनी अच्छी हेडिंग बना के आप आंसर लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। जब किलेबंदी शुरू होने लगी तो कलकत्ता का फोर्ट विलियम, यानी कि विलियम किला हम सभी जानते हैं, ऐसी मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, बड़े पैमाने पर अच्छे अच्छे किले बनाए गए, जिसका उदाहरण क्या है, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट विलियम। इस प्रकार के किले विदेशी सौदागरों के लिए केंद्र बन गए और यहीं से इन्होंने अपने आसपास के राजाओं पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। यानी कंपनी का एक सॉफ्ट सा एजेंडा था कि पहले व्यापार का माध्यम करना है, व्यापार के माध्यम से उस क्षेत्र की किलेबंदी कर देनी है, सुरक्षा के नाम पर अपने सामान की, और फिर स्थानीय राजाओं से विरोध करना है और उनके साथ की गई संधियों को तोड़ना है और फिर उन राजाओं के खिलाफ युद्ध लड़ लेना है और युद्ध में हारने के बाद उस क्षेत्र को कब्जा कर लेना है। तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार कई चरणों में हुआ। पहले जहाजी जल यात्रा, यानी कि सबसे पहले समुद्री यात्रा करी, फिर फैक्ट्री व्यवस्था करी, फिर किलेबंदी करी और फिर एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर गई। इस प्रकार से स्टेप टू स्टेप कंपनी भारतीय क्षेत्रों में फैलने लगी। इसके अलावा सस्ती कीमतों पर सामान का उत्पादन कराने के लिए इन्होंने क्या करा, कारीगरों का दमन किया। सैनिक शक्ति की मदद से लोगों से जबरदस्ती कार्य करवाना शुरू करा। इसके अलावा ये लोग क्या करते थे, ये बड़े पैमाने पर इन्होंने, अच्छा आप ये कहेंगे जब ये ज़बरदस्ती किसानों से काम करवा रहे हैं, ज़बरदस्ती लोगों से काम करवा रहे हैं, तो हमारे यहाँ के राजा क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा, हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय शक्ति स्थानीय राजा थे, स्थानीय सरदार थे, उन्हें रिश्वत दे दिया, उन्हें धन दे दिया थोड़ा सा, और ऐसे वो चुपचाप बैठ गए और इन्होंने बड़े पैमाने पर क्या करा, भारतीयों को लूटा। इसके अलावा विदेशी जो कंपनियाँ थी उनसे युद्ध में धन लूटा। तो अंततः इसने धीरे धीरे कर भारत में अपनी पहुँच बढ़ा ली और फाइनली 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से एक युद्ध होगा जिसे हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये बंगाल में युद्ध होगा क्योंकि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला कंपनी को अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए मना कर देगा। वो कहेगा भाई यहाँ पर आप किलेबंदी नहीं कर सकते, आप यहाँ से जाइए। कंपनी जब उसके विरोध में युद्ध लड़ेगी तो नवाब सिराजुद्दौला इस युद्ध में कंपनी को हरा देगा। ऐसे में कंपनी थोड़े दिनों बाद फिर उसके जो सेनापति है मीर जाफर, उसको खरीद लेगी और उसे जब युद्ध होगा तो मीर जाफर अपनी सेना लेकर हट जाएगा, जिसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला हार जाएगा और इस प्रकार से बंगाल पर
कंपनी का शासन हो जाएगा। फिर 1764 में एक और युद्ध होगा, खूंखार, जिसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध के बाद कंपनी को दीवानी हैसियत मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 1765 में कंपनी को दीवानी हैसियत मिल गई। अब कंपनी को हमारे यहाँ से टैक्स वसूली करने का अधिकार मिल गया। अब इन्होंने बड़ी मात्रा में सोने चांदी भारत से अपने देश भेजना शुरू कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसने अंधाधुंध संपत्ति इंग्लैंड में भेजी। अब तो इन्होंने ये भी कर दिया कि भैया भारत जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं, इन सबका वेतन ना इंग्लैंड से नहीं आएगा, बल्कि हमारे यहीं से इतना टैक्स वसूला जाएगा कि वो सारा का सारा टैक्स से ही वेतन दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो कंपनी पहले व्यापार करने आई थी, वो किस प्रकार से एक पॉलिटिकल पावर बन गई, ये बात यहाँ पर समझाई गई है। अब आगे लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, जहाँ ये बताया जाएगा कंपनी की व्यापारिक नीतियाँ क्या थी। तो देखो, कंपनी पहले ना एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, यानी कि कृषि पर निर्भर थी। कंपनी की आमदनी का 40 से 50% भाग किससे पैदा किया जाता था? कृषि से। 1851 तक कृषि का 20% भाग रह गया। इसका मतलब क्या है? पहले जो राष्ट्रीय आय में 40 से 50% कृषि थी और 40 से 50% उद्योग था। अब कृषि केवल 20% रह गई और 80% उद्योग। 1881 तक तो 10% कृषि रहेगी, 90% उद्योग। तो यानी कि इससे ये पता चलता है कि किस प्रकार से ब्रिटेन औद्योगिकरण का सूचक था, औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहा था। और हम सभी को पता है 1750 के बाद ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी, बड़े पैमाने पर मशीनीकरण की शुरुआत हुई थी। ऐसे में जब मशीनीकरण की शुरुआत हुई तो इंग्लैंड को चाहिए था कच्चा माल, और साथ साथ उसे चाहिए था एक बाजार। तो कच्चा माल इसलिए चाहिए था ताकि वहाँ से कच्चा माल लाया जाए और अपने सामान को बनाया जाए। बाजार इसलिए चाहिए था ताकि उस बाजार में अपना सामान बेच के धन को प्राप्त कर सके। तो ब्रिटेन में जो सबसे ज़्यादा डिमांड हुई वो हुई सूती कपड़े की। अब सूती कपड़े की जो डिमांड हुई तो इसके लिए कपास चाहिए। तो इंग्लैंड भारत के क्षेत्रों में अब क्या कर रहा है? कपास ढूंढ रहा है और साथ ही साथ उस बने हुए कपड़े को बेचने के लिए बाजार भी ढूंढ रहा है। तो सबसे पहली तो कंपनी का उद्देश्य ये था और इसी के तहत कंपनी भारत में आएगी। तो यहाँ पर यही बताया गया कि औद्योगिक सामान को तैयार करने के लिए इंग्लैंड को कच्चे माल की जरूरत थी, जो कि मैंने पहले ही बता दिया आपको। यानी कि संक्षेप में बात किया तो इंग्लैंड के प्रथम औद्योगिक पूंजीवादी देश में व्यापारी कंपनियों द्वारा भूमिका में बदलाव आया है। अब ये सौदागर क्या होंगे? दूसरे क्षेत्रों की ओर जाएंगे जहाँ से इन्हें कच्चा माल मिल सके और उसी देश में ये अपना बाजार में सामान बेच सकें। ऐसे में कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि इंग्लैंड को जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता था कपड़ा, वो 1815 में 13 लाख पाउंड का था। लेकिन आगे चलकर ये एक्सपोर्ट कम होकर मात्र 1 लाख पाउंड का हो गया। ठीक इस तरह इंग्लैंड में भारत को आयात होने वाले, यानी कि इंपोर्ट होने वाले सूती कपड़े में 15 गुना वृद्धि हो गई। मतलब समझ रहे हैं आप? यानी कि जो सामान यहाँ से पहले इंग्लैंड बेचा जाता था वो तो कम होने लगा। पहले 13 लाख पाउंड का सामान यहाँ से बेचा जाता था इंग्लैंड को, वो कम होकर 1 लाख पाउंड का ही रह गया। लेकिन इंग्लैंड से जो सामान यहाँ बेचा जाता था उसमें 15 गुना वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड अपने यहाँ का सामान ज़्यादा यहाँ बेचकर और यहाँ से सारा पैसा कहाँ ले जा रहा है? इंग्लैंड में। हमारे यहाँ से सस्ता दाम में सामान खरीद रहा है और फिर उसे महंगे दाम में यहीं पर बेच रहा है, क्योंकि हमारे पास तो तकनीक थी नहीं। इसे ही आगे चलकर धन निकासी का सिद्धांत कहा जाएगा। जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था उसमें कच्ची रेशम, शोरा और बारूद के लिए कच्चा माल था। कृषि उत्पाद में नील थी, यानी कि जो यहाँ से हमारे यहाँ से निर्यात की जाती थी। आगे चलकर इंग्लैंड में आयात का जो प्रश्न है, कंपनी ने 1824 में इसको बंद कर दिया और वो केवल सैनिक सामान का आयात करने लगी, जिसका वो यूज़ खुद ही करती थी। दूसरी बात ये आई 19वीं सदी में कंपनी की आमदनी में लगातार वृद्धि होती गई और ये वृद्धि हुई सिर्फ टैक्स से, भू राजस्व से, जीते गए क्षेत्रों से लूट का माल वसूल करके। 1820 तक कंपनी क्षेत्रीय राजस्व पर निर्भर थी। क्षेत्रीय राजस्व का मतलब होता है टैक्स, कर। तो क्षेत्रीय कर पर निर्भर थी। 1765 तक उसकी आमदनी केवल व्यापार से होती थी, लेकिन 1765 में जब उसने दीवानी हैसियत हासिल कर ली बक्सर के युद्ध के बाद, तब तो उसकी कंपनी में इतनी आमदनी होने लगी, किससे? सिर्फ और सिर्फ टैक्स से। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कंपनी की व्यापारिक नीतियाँ जो शुरू में थी वो सिर्फ व्यापार करने के लिए थी, और आगे चलकर कंपनी धीरे धीरे न सिर्फ शासन करने लगी बल्कि बड़े पैमाने पर भारतीय क्षेत्रों से टैक्स की वसूली करने लगी। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है कि ब्रिटेन की संसद में जो हाउस ऑफ कॉमन्स था उसकी कमेटी ने ये कहा भी है कि बंगाल में जो इन्वेस्टमेंट था उसका मतलब खर्च करना नहीं था, बल्कि सिर्फ क्या और क्या प्राप्त करना था।
चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बनते हैं, उन कारणों की सूची बनाइए जिससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्षेत्रीय और राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। यानी कि किस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासकीय शक्ति बन गई। तो मुगलों की कमजोरी सबसे पहली बात, अन्य कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी के होल्ड नहीं कर पाई। इसके अलावा भारत में जो विविधताएं थी जिसकी वजह से हमारे राजाओं में एकता नहीं थी। परिणामतः कंपनी ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया और आगे के चैप्टर में ये सारी चीज़ें बताई भी जाएंगी। औद्योगिक क्रांति द्वारा कंपनी की नीति में क्या परिवर्तन आया। तो कंपनी की नीति में पहले परिवर्तन यह आया कि जो कंपनी पहले बहुत सारी चीज़ें बाहर से खरीदती थी, अब वो क्या करने लगी, उसने कम कर दिया और इवन इंग्लैंड में बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा बेचना शुरू कर दिया। इसके अलावा जब बंगाल में युद्ध हुआ तो उसके बाद बंगाल में युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद 1764 के, कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी टैक्स से होने लगी। तो इस चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं ताकि आप अपनी वीडियो के बारे में हमें बताएं और हमें अगर समय मिलता है तो हम उस वीडियो को ज़रूर अपलोड करें। मेंबरशिप हमने बहुत ज़्यादा सस्ती रखी है, केवल 29 रुपीज़ की है, जिसमें आपके प्रश्नों के उत्तर देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।